अभी तक आपने पढ़ा। तारा, नैना और कियारा तीनों जीवन की तरफ देखकर डांस कर रही थी। वही जब आजीविका ने ये देखा तो वो गुस्से से भर गई और अब उसका ध्यान डांस पर कम जबकि उन दोनों के चेहरे पर ज्यादा जा रहा था। आजीविका डांस करते हुए तारा और नैना के पास आ गई और डांस करते हुए बिना किसी को खबर किए नैना और तारा के पैर पर अपनी हील का तीखा कोना टिका दिया। आजीविका की इस हरकत को किसी ने देखा या नहीं मगर जीवन ने ये देख लिया था और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गई। आजीविका की जेलेसी की वो बेहतरी से समझ गया था। नैना और तारा से डांस नहीं किया जाता, वो दोनों जाकर एक तरफ खड़े हो जाते हैं। अब सिर्फ आजीविका, आन्या और कियारा ही डांस कर रहे थे। आजीविका के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो अपने आप से बोली, खून बड़ी आई थी जीवन को देखकर डांस करने वाली, अब ये चोट जब भी याद आएगी तो दर्द ही होगा। तभी मेल सिंगर की लाइंस आने वाली थी तो हॉल की सारी लाइट्स वापस ऑफ हो जाती है और अगले ही पल वापस जल जाती है। आजीविका के सामने जीवन खड़ा था, वही कियारा अपने फियांसे की बाहों में थी और आन्या की कमर पर किसी का हाथ था। आन्या अपने कमर पर अचानक किसी का हाथ महसूस कर सहम जाती है पर जैसे ही उसने पलटकर देखा तो हैरानी और खुशी के भाव आ गए। सामने अर्नव खड़ा था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। डेविल आप, आन्या हैरान होकर बोली। हाँ, तुम याद कर रही थी तो कैसे नहीं आता, अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा और आन्या को अपना तरफ खींचता है। आजीविका अपने सामने जीवन को देखकर गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। अब तुम क्या अकेले डांस करोगी? मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम अकेले डांस करोगी, जीवन ने मुस्कुराकर कहा। आजीविका को वैसे तो जीवन को अपने साथ देखकर अच्छा लग रहा था पर वो ऊपर से नाटक कर रही थी। सॉन्ग चलने लगा। हाल ऐसा है मेरा, आज भी इश्क तेरा, रात सारी जगाए मुझे, कोई मेरे सिवा जो पास आए तेरे तो, बेकरारी सताए मुझे, जलता है ये दिल मेरा, ओ यारा जितनी दफा चांद देखती है तू, मेरी जिंदगी है तू। अर्नव ने आन्या को अपने करीब खींच लिया और उसकी पीठ अर्नव के सीने से लग रही थी। अर्नव को तो रोमांस फरमाने का मौका मिल गया था, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ है और उसे कौन देख रहा था। उसने अपनी एंजल को बाहों में भर लिया और उसके नेक पर अपनी ठुड्डी रख ली। उसने आन्या के गर्दन पर किस किया। अर्नव की किस से आन्या की मुंह से आन निकल गई और पूरा शरीर सिहर गया। चेहरे पर स्माइल थी, दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए थे। अर्नव ने आन्या को अपनी तरफ घुमा लिया। आन्या की कमर पर अर्नव का हाथ था। अर्नव उसकी आंखों में देख रहा था। अर्नव ने अपना नाक आन्या की नाक से लगा दिया। दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो दोनों अपने में इतना खो गए कि दोनों को पता ही चला कब सॉन्ग खत्म हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट से और शाउटिंग की आवाज से दोनों का ध्यान टूटा तो आन्या ने तापों तरफ नजरें घुमाकर देखा, सभी उनकी तरफ देख रहे थे। आन्या को शर्म आ जाती है, वही आन्या भी मुस्कुराते हुए उसके माथे को चुम लेता है। अर्नव की किस पर आन्या ने उसके ब्लेजर को कसकर पकड़ लिया, मुस्कुरा उठी। वही किसी की नजरें अर्नव और आन्या को उस भीड़ में घूर घूर कर देख रही थी, जिससे वो दोनों बिल्कुल अनजान थे। अब आगे आन्या और आजीविका कियारा की एंगेजमेंट पार्टी को फुल एंजॉय करके पार्किंग एरिया में आते हैं, जहां पर अर्नव जीवन से कहता है, मैं एंजल के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा हूं, तुम अज्जू के साथ घर चले जाओ। आजीविका अपने भाई की तरफ देखते हुए अपनी आंखें टिमटिमाकर बोली, ओ भाई आजकल बहुत रोमांटिक हो रहे हो आप, करवा चौथ का असर है या फिर प्यार का खुमार। अर्नव उसकी बात सुनकर उसके माथे पर हल्का सा हाथ लगाकर बोला, बहुत ज्यादा बोलने लगी हो, जाओ घर चुपचाप। वही अर्नव भी अपनी एंजल को लेकर कार में बैठ जाता है। आन्या के फेस पर स्माइल थी,
उन दोनों के वहां से जाने के बाद आजीविका ने पलटकर जीवन की तरफ देखा और उसके एकदम सामने आ गई। अपने दोनों हाथों को बांधते हुए उसने जीवन को घूरना शुरू कर दिया। जीवन डर के 2 कदम पीछे हटते हुए बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मेरा मर्डर करने का प्लान है क्या? देखो, मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम शुगर से भी ज्यादा स्वीट बनकर घूम रहे हो ना, मेरे सामने इसे बंद करो, क्योंकि मुझे अब इरिटेशन हो रही है। मुझे मेरा पुराना वाला जीवन वापस चाहिए। जीवन ने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारा जीवन? हाँ, मेरा जीवन, मेरा दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त जो मेरे साथ हमेशा लड़ता रहता है। आजीविका उसके सीने पर अपनी उंगली को पॉइंट करते हुए बोली। जीवन के फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने मन ही मन कहा, अभी भी तुम्हें सिर्फ दोस्त ही मानना है तो फिर दोस्त ही मानकर चलो। जीवन को इस तरह मुस्कुराते हुए देखकर आजीविका बोली, अब मुस्कुराना बंद करो और नॉर्मल बिहेव करो। मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए, समझ आया तुम्हें? जीवन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा दोस्त जीवन ही हूँ और मैं बिल्कुल भी नहीं बदला हूँ, लेकिन अगर तुम्हें मेरे बिहेवियर से प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुमसे अब लड़ना नहीं चाहता। तुम्हें भी तो मेरा लड़ना पसंद नहीं था। आजीविका उसे घूरते हुए बोली, तुम्हें किसने कहा मुझे पसंद नहीं था? मुझे तो बहुत पसंद है। जीवन ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और उसे कार की तरफ चलने का इशारा करते हुए बोला, अब बैठ भी जाओ, वरना अर्नव मुझे बहुत डांटेगा और मैं नहीं चाहता कि अर्नव की डांट नसीब हो। आजीविका उसकी बात सुन अपने जगह पर डंटी रहकर बोली, मैं तो नहीं जा रही, और डांट पती है तो पने दो, तुम वैसे भी डांट के काबिल ही हो। उसकी बात सुनकर जीवन ने अपनी गर्दन हिलाई और आजीविका को अपनी बाहों में उठाकर उसे वहां से कार की पैसेंजर सीट पर बैठा देता है और सीट बेल्ट लगा देता है। आजीविका ने अपने हाथ पैर मारते हुए कहा, छोड़ो, तुम मुझे छोड़ो। जीवन ने सीट बेल्ट लगाया और कार का डोर लॉक करते हुए बोला, अब तुम्हें जो करना है करो, पर तुम यहीं बैठी रहो। जीवन ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और उसके गाल को खींचते हुए बोला, तुम जब इतनी प्यारी हो तो इतनी जिद क्यों करती हो? आजीविका ने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। वही जीवन ने कार स्टार्ट कर दी। जीवन ने कार में म्यूजिक प्ले कर दिया। नाच मेरी जान होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। आजीविका जीवन को देखकर तुरंत म्यूजिक ऑफ कर दिया और उसे घूर कर बोली, तुम्हारा दिमाग सच में खराब हो गया है। ऐसे म्यूजिक पहले तो नहीं सुना करते थे, अब ऐसे म्यूजिक क्यों? तुम बिना वजह ओवर रिएक्ट कर रही हो, चुपचाप बैठ जाओ। जीवन उसकी तरफ देखते हुए बोला। तभी आजीविका अपने आप को शांत करते हुए जीवन की तरफ देखकर बोली, तुम झूठ बोल रहे थे ना कि तुमने फास्ट नहीं किया है। जीवन ने हैरानी से उसके चेहरे की तरफ देखकर कहा, तुम्हें किसने कहा कि मैंने फास्ट किया है? मैंने देखा था तुमने एंगेजमेंट पार्टी में ना तो कोई ड्रिंक ली और ना ही कुछ खाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे भूख नहीं थी इसलिए नहीं खाया। अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने फास्ट किया है तो तुम गलत हो, क्योंकि मैंने कोई फास्ट नहीं किया है। आजीविका ये सुनकर निराशा हो गई। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और बड़बड़ाकर बोली, कितना बदल गया ये। वही जीवन गहरी सांस लेते हुए अपने आप से बोला, ये लड़की बहुत ही ज्यादा नोटिस करती है, पहले तो नहीं करती थी। फिर आजीविका ने एक आखिरी वार के साथ जीवन की तरफ देखकर कहा, और तुमने मुझे सुबह तो मना किया था कि मैं पैसेंजर सीट पर नहीं बैठ सकती, तो फिर अभी क्यों? जीवन आजीविका की यह बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। अब उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। अपने दिमाग में कुछ ना कुछ बहाने बनाने लगा था कि आजीविका के इन सवालों से बच जाए। वही आजीविका उसे सवालिया नज़रों से देखती ही जा रही थी। मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ कह रहे हो और तुम्हारे मन की बात को सामने लाना मुझे अच्छी तरीके से आता है।
आजीविका अपने आप से बोलते हुए खुश हो रही थी। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई क्योंकि जीवन ने उसके ख्यालों पर पानी फेरते हुए कहा, वैसे तुमने सही कहा, मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ाना चाहता था लेकिन मैं भूल गया था, जाओ तुम जाकर पीछे बैठ जाओ। इतना कहकर जीवन ने तुरंत कर रोक दी। आजीविका के कानों में जब जीवन के ये शब्द पड़े तो उसे जीवन पर बहुत तेज गुस्सा आता है। तभी जीवन बोला, जाओ जाकर पीछे बैठो, कार से बाहर उतार। मैं कहीं नहीं जाने वाली, अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो जाकर पीछे बैठ जाओ, कार ड्राइव में कर लूंगी। आजीविका उसे गुस्से से घूरते हुए बोली। वही जीवन अपने कंधे उठाते हुए बोला, ओके, अगर तुम कार ड्राइव करना चाहती हो तो नो प्रॉब्लम। जीवन इतना कहकर कार से बाहर निकल जाता है और कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाता है। आजीविका को इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उसने जीवन की तरफ हैरानी से देखना शुरू कर दिया। वही जीवन उसको सामने की तरफ इशारा करते हुए बोला, कार ड्राइव करो, मेरे चेहरे को क्या देख रही हो। जीवन के इतना कहते ही आजीविका ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गई और गुस्से से स्टीयरिंग पर अपना हाथ मारते हुए बोली, स्टूपिड। वही दूसरी तरफ अर्नव आन्या को लेकर मॉल में आता है। आन्या मॉल को देखकर पहचान गई थी कि अर्नव उसे इस मॉल में लेकर आया है जहां पर शादी के पहले वो अपनी पहली शॉपिंग के लिए आई थी। तब पहली बार अर्नव का उसके लिए ट्रेडिशनल ड्रेस लेकर आना और उसे कहना कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब शायद आन्या को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अर्नव उसे मोहब्बत करता है, लेकिन अब अर्नव को लेकर उसे कोई भी डाउट नहीं था और ना ही अर्नव की मोहब्बत पर उसे कोई शक था। अर्नव अपनी एंजल का हाथ पकड़कर उसे मॉल के अंदर लेकर जाता है और उसे उसी शॉप पर लेकर आता है जहां पर पहली बार उसने आन्या के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस खरीदी थी। वहां से कुछ बेहद खूबसूरत साड़ियां अर्नव ने अपनी एंजल पर लगाकर देखी, जिसमें कुछ साड़ियां उसे बहुत पसंद आती है और उसने सभी साड़ियां आन्या के हाथ में थमाते हुए कहा, जाओ जाकर चेंज करके आओ बच्चा। आन्या सभी साड़ियों को देखते हुए बोली, लेकिन मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, घर पर पहले ही बहुत कपड़े हैं। अर्नव उसे अपनी आंखों के रौब से डराते हुए बोला, तुम जा रही हो या मैं खुद तुम्हें पहनाऊं। आन्या ने अर्नव की तरफ देखा और अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। अर्नव उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखा है। वही आन्या उसके चेहरे को देखते हुए अपने आप से बोली, डेविल तो डेविल ही रहेंगे। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अभी तक आपने पढ़ा। आजीविका को जीवन अपने साथ कार में लेकर चला जाता है, जहां रास्ते भर आजीविका जीवन से सच्चाई निकलवाने की कोशिशें कर रही थी, पर वो जो कुछ भी जीवन से सुनना चाहती थी जीवन वैसा कुछ नहीं कहा। वही अर्नव आन्या को लेकर मॉल में आता है। आन्या मॉल को देखकर पहचान गई थी कि अर्नव उसे इस मॉल में लेकर आया है जहां पर शादी के पहले वो अपनी पहली शॉपिंग के लिए आई थी। तब पहली बार अर्नव का उसके लिए ट्रेडिशनल ड्रेस लेकर आना और उसे कहना कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। तब शायद आन्या को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अर्नव उसे मोहब्बत करता है, लेकिन अब अर्नव को लेकर उसे कोई भी डाउट नहीं था और ना ही अर्नव की मोहब्बत पर उसे कोई शक था। अर्नव अपनी एंजल का हाथ पकड़कर उसे मॉल के अंदर लेकर जाता है और उसे उसी शॉप पर लेकर आता है जहां पर पहली बार उसने आन्या के लिए ट्रेडिशनल ड्रेस खरीदी थी। वहां से कुछ बेहद खूबसूरत साड़ियां अर्नव ने अपनी एंजल पर लगाकर देखी, जिसमें कुछ साड़ियां उसे बहुत पसंद आती है और उसने सभी साड़ियां आन्या के हाथ में थमाते हुए कहा, जाओ जाकर चेंज करके आओ बच्चा। आन्या सभी साड़ियों को देखते हुए बोली, लेकिन मुझे इन सब की जरूरत नहीं है, घर पर पहले ही बहुत कपड़े हैं। अर्नव उसे अपनी आंखों के रौब से डराते हुए बोला, तुम जा रही हो या मैं खुद तुम्हें पहनाऊं।
आन्या ने अर्नव की तरफ देखा और अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। अर्नव उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखा है। वही आन्या उसके चेहरे को देखते हुए अपने आप से बोली, डेविल तो डेविल ही रहेंगे। अब आगे आन्या अर्नव की दी हुई साड़ियाँ चेंज करके वहां आती है, जहां पर सबसे पहले उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी तो अर्नव ने उसे ऊपर से नीचे एकटक देखा। आन्या अर्नव को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए पाकर अजीब सा फील करती है। वो अपनी नजरें झुका लेती है। चेंज करो, अर्नव ने आन्या को देखते हुए कहा। आन्या ने अपना गर्दन हिलाए और दूसरी साड़ी चेंज करके आती है। इस बार येलो कलर की साड़ी थी। अर्नव आन्या को देखकर अपनी गर्दन हिलाते हुए उसे वापस चेंज करने को कहता है। आन्या ने अपनी गर्दन हिला दी। फिर आन्या तीसरी साड़ी पहनकर आती है। इस बार ग्रीन कलर की साड़ी थी तो अर्नव ने देखते ही उसे वापस जाने को कहा। अब आन्या अर्नव की तरफ देखकर मासूमियत से बोली, अब मैं दोबारा चेंज करके नहीं आऊंगी, आप मुझे बता दो कि आपको मुझे कौन से रंग की साड़ी में देखना है। अर्नव उसकी पास आकर बोला, एक काम करो, बाकी जो बची है सभी पहनकर आ जाओ। आन्या ने उसे घूरते हुए कहा, नहीं मैं नहीं बदलूंगी, आप मुझे वापस चेंज करने को बोलोगे, मैं इतना नहीं कर सकती। अर्नव ने आन्या के बालों को उसके कान के पीछे किया और आन्या की गर्दन को पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोला, बच्चा अगर तुम चेंज नहीं कर सकती हो क्या मैं चेंज कर दूं? आन्या उसकी बात सुनकर उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, डेविल। अर्नव उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा देता है। फिर वहां से वापस चेंजिंग रूम की तरफ चली जाती है। इस बार आन्या रेड कलर की साड़ी पहनकर बाहर आती है तो अर्नव उसके पास आकर उसके चारों तरफ चक्कर निकालने लगता है। आन्या पर वो लाल साड़ी बेहद खूबसूरत लग रही थी। आन्या उसे एकटक देख रही थी, पर अर्नव जब आन्या के मालूमियत से भरे चेहरे को देखता ही रह जाता है। वो तो आन्या को इस लुक में देखकर उसके पास आकर उसके माथे को चूम लेता है, जिससे आन्या हैरान होकर उसके चेहरे को देखने लगती है। अर्नव ने आन्या की आंखों के किनारे से हल्का सा काजल निकाला और उसके कान के पीछे लगा देता है। आन्या उसे असमंजस के हाव भाव से देखने लगी तो अर्नव बोला, बच्चा तुम्हें नजर लग गई तो? आन्या ने अर्नव की बात सुन मासूमियत के साथ कहा, इसका मतलब मैं सही लग रही हूँ इसमें। अर्नव ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन हिला दी। फिर आन्या ने अर्नव के लिए वो साड़ी ली और बिल पे करते हुए आन्या की हथेली पकड़कर उसे मॉल से बाहर की तरफ ले आता है। आन्या तो बस अपने हाथ को देखती जा रही थी। अर्नव उसे लेकर कार में बैठता है और दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। आन्या अर्नव के साथ बैठकर मुस्कुराते हुए विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी, तभी अर्नव ने उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है। बाहर देखकर क्यों मुस्कुरा रही हो? बस कुछ नहीं, ऐसे ही, आन्या ने सीधे से शब्दों में कहा। सच बोलो, अर्नव कार ड्राइव करते हुए बोला। अरे कुछ नहीं बाबा, आन्या ने आंखें गोल करते हुए कहा। ठीक है फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराओ, अर्नव ने पॉजिटिवनेस के साथ कहा। आन्या ने उसे एकटक हैरानी से देखते हुए कहा, आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सिवा किसी और को देखा। आन्या अर्नव की आंखों में देखती है, फिर अचानक उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। डेविल भी पॉजिटिव होते हैं, वो अपने आप से बड़बड़ाकर बोली। कुछ ही देर में अर्नव और आन्या सिंघानिया मेंशन वापस पहुंच गए। तभी अर्नव कार से बाहर निकला और उसने आन्या का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकाला और उसकी उंगलियों में उंगलियां फंसाकर उसे मेंशन के अंदर लेकर बढ़ गया। शाम हो गई तो औरतें भी आ गई थी ताकि सावित्री का सुन सके। आन्या और अर्नव को देखकर कौशल्या जी ने उन दोनों वापस आ गई। कौशल्या जी दोनों को डांटते हुए बोली, कहाँ रह गए थे तुम दोनों?
जाओ आन्या बेटा चेंज करके आ जाओ, सावित्री कथा तुम्हें भी सुननी है। आन्या ने अपना सिर हिलाया और बोली बस इन्होंने जिद की कुछ कपड़े लाने की तो मॉल गए थे। कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए आन्या के गाल पर हाथ फेरते हुए कहा तुम दोनों भी ना। अर्नव आन्या को लेकर रूम की तरफ चला जाता है। आन्या ने अर्नव से कहा अब तो हाथ छोड़िए मेरा, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा हाथ यूं ही पकड़ कर रहूं। अभी माँ दोबारा आवाज देगी तो क्या कहूंगी कि आपका बेटा मुझसे चुंबक की तरफ चिपका हुआ है। हाथ छोड़िए चेंज करना है मुझे। आन्या अपना हाथ अर्नव की पकड़ से छुड़ाकर जैसे ही जाने लगी तभी अर्नव ने उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया और आन्या आकर अर्नव के गले से लग गई। आन्या अर्नव की पकड़ से निकलने की कोशिश करने लगी। वो अर्नव की तरफ देखते हुए बोली आप मुझे नहीं छोड़ेंगे क्या, मुझे तैयार होना है। नहीं, इतना कहकर अर्नव ने अगले ही पल आन्या को अपनी बाहों में उठा लिया। आन्या उसके गले में अपने हाथ लपेटते हुए बोली आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं। मैं अपने हाथों से तुम्हें पहले करवा चौथ पर तैयार करना चाहता हूँ। आन्या के फेस पर अर्नव की बात सुन स्माइल आ गई। तभी अर्नव अभी अभी मॉल से लाए कपड़े लेकर आन्या के साथ वॉशरूम के अंदर दाखिल हो जाता है। उसने आन्या को नीचे उतारा और उसके माथे पर किस करता है। उसने आन्या के पहने हुए कपड़े निकालने शुरू कर दिए। आन्या को शर्म आ रही थी। अर्नव ने उसके कपड़े निकाले। अब आन्या उसके सामने बिना किसी कपड़ों के थी। आयुषाई माई बच्चा, अर्नव बोला। आन्या ने अपना सिर हिलाया तो अर्नव उसकी गर्दन अपनी तरफ घुमाते हुए बोला मैं तुम्हारा कौन हूँ बच्चा। आन्या उसके इस सवाल को समझ नहीं पाई। वो उसके चेहरे को बस देखती रही तो अर्नव दोबारा बोला मैं कौन हूँ तुम्हारा। आन्या बोली आप मेरे पति है। तो क्या पति से कोई शर्माता है। तुम्हें मुझसे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पर मेरा हक है और मुझ पर तुम्हारा, दैट्स ऑल। आन्या ने अपनी गर्दन हिला दी। वही आन्या की तरफ देखकर अर्नव ने उसके लिप्स पर अपनी उंगली रब दी और उसे अपने होंठों से लगाकर बोला आई रियली लाइक योर लिप्स बच्चा। आन्या मुस्कुराकर यहाँ वहाँ देखने लगी। वही अर्नव ने आन्या को वापस कपड़े पहनाने शुरू कर दिए। उसने आन्या को साड़ी पहनाई। उसके ब्लाउज का बैक के बटन बंद करते हुए अर्नव के हाथ आन्या के कमर पर लग रहे थे, जिसकी वजह से आन्या के मुंह से सिसकारी निकल जाती है। तभी अर्नव उसकी पीठ पर अपने लिप से किस कर देता है और ब्लाउज के बटन बंद कर देता है। अर्नव आन्या को आईने के सामने लाकर उसे रेडी करता है, बिल्कुल किसी नई दुल्हन की तरह। तभी अर्नव ने म्यूजिक सिस्टम में हल्की आवाज में गाना चला रखा था। तो गाने की लाइंस चल रही थी। सूरमेदानी वर्ग है मेरा माही, वे होर मैनू की चाहेदा गुना टू। ओहदी पैर चाल सुना जद जद मैं तो बोलिया वी ना ज्यादा एक वाकवी। ओ वी मौके दी नजाकत पहचान के, सहियो चुप कर जानदा आप ही। सूरमेदानी वर्ग है मेरा माही। एक बार पूरा गाना जरूर सुने और इसका हिंदी भी जाने, बिल्कुल आन्या और अर्नव के लिए परफेक्ट है। अर्नव ने आन्या को रेडी किया और खुद भी रेडी होकर आन्या का हाथ पकड़कर नीचे हॉल में आ जाता है, जहां सावित्री जी की कथा शुरू होने वाली थी। एक बूढ़ी औरत उन सभी को सावित्री जी की कथा सुनाने के लिए आई थी। अर्नव भी वही आन्या के साथ आकर बैठ गया। उसे सभी के बीच बैठा देखकर एक औरत ने मजाकिया लहजे में कहा, अर्नव बेटा कथा के लिए तुम क्यों बैठे हो, वो तो बहू को सुननी है, तुम क्या करोगे कथा सुनकर। अर्नव उनकी बात सुन उन्हें देखकर बोला मैं भी कथा सुनना चाहता हूँ सरोज आंटी, आखिर मैंने भी अपनी पत्नी के लिए व्रत किया है। अर्नव की बात सुन सभी औरतें उसे हैरानी से देखने लगी। पर बेटा ये तो सिर्फ औरतें करती है, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए, एक दूसरी औरत बोली।
उनकी बात सुन अर्नव ने आन्या के चेहरे को देखकर कहा, मैं लंबी उम्र का क्या करूँगा, मुझे तो लंबी उम्र भी अपनी बच्चा के साथ ही चाहिए। कौशल्या जी, आन्या और आजीविका उसकी बात सुन मुस्कुरा देते हैं, जबकि सरोज आंटी और कुछ औरतें उसकी बात सुन मुंह बिगा लेती है। वही जीवन भी अर्नव की बात पर मुस्कुरा देता है और आजीविका को देखने लगा। सही कहा अर्नव ने, हम क्या करेंगे लंबी उम्र का, जब प्यार करने वाले की लंबी उम्र ना हो। उम्र तो दोनों की बराबर होनी चाहिए। अगर साथ जी सकते हैं तो एक लंबी उम्र जीकर और एक कन जीकर क्या करेगा। वही बूढ़ी औरत जो कथा सुनाने आई थी, उन्होंने कथा सुनाना शुरू कर दिया। कैसे सावित्री अपने पति को यमराज से वापस ले आई थी। अर्नव आन्या के फेस को एकटक देखते हुए मुस्कुरा देता है। वो बड़े ही गौर से ध्यान से उस कहानी को सुन रही थी। वही जीवन भी ये सब कहानी सुन रहा था कि तभी उसे किसी का कॉल आता है। उसने मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो ऑफिस से कॉल था। जीवन अपने आप से बोला, ऑफिस का तो हाफ डे था तो फिर ये कॉल। जीवन ने कॉल उठाया तभी सामने से ऐसा कापच कहा गया जिसे सुन जीवन के होश उड़ गए। वो बोला, व्हाट। आज की कुछ लाइन जीवन और आजीविका के लिए डेडिकेटेड है और ये लाइन है कुमार विश्वास सर की। तुम्ही पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता। कई जन्मों से बंदी है, बगावत क्यों नहीं करता। कभी तुमसे थी जो वो ही शिकायत है ज़माने से। मेरी तारीफ करता है, मोहब्बत क्यों नहीं करता। इन लाइनों का पूरा श्रेय कुमार विश्वासकर को जाता है और मुझे ये लाइन है इन दोनों कैरेक्टर के लिए बिल्कुल सूटेबल होती है। ऐसा लगता है जैसे इन लाइनों में कहीं ना कहीं जीवन आजीविका से सवाल कर रहा है। सिंघनिया हाउस, रात का समय। जीवन कॉल पर जो कुछ भी कहा जाता है उसे सुनकर हैरान हो जाता है। वही कथा भी समाप्त हो जाती है। तभी जीवन अर्नव को एक तरफ लेकर आ जाता है। जीवन काफी परेशान लग रहा था। जीवन के चेहरे के ऐसे एक्सप्रेशन देखकर अर्नव उसे बोला, क्या हुआ है जीवन, तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। हाँ अर्नव, वो अभी वॉचमैन का कॉल था, ऑफिस की बिल्डिंग के 5th फ्लोर पर आग गई है। अर्नव उसकी बात सुनकर हैरान होकर बोला, व्हाट, ये सब कैसे हुआ। शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है। वहाँ पुलिस और फायर ब्रिगेड वाले हैं, तो अभी वह लोग यहाँ पर आ सकते हैं और घर में इतने मेहमान हैं, किसी का भी यहाँ पर आना ठीक नहीं रहेगा। मैं काम करता हूँ, ऑफिस जाकर सब चीज़ चेक करके आता हूँ। जीवन इतना कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी अर्नव उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोला, नहीं तुम रहने दो, मैं जाकर आता हूँ। पर अर्नव, तुम्हारा जाना ठीक नहीं रहेगा। जीवन की बात सुन अर्नव अपने मोबाइल में टाइम देखा है तो 8 बजे रहे थे। उसने जीवन से कहा, अभी चांद नहीं आने वाला और फिलहाल डैड भी अपने कुछ दोस्तों के साथ बिजी हैं। मैं नहीं चाहता कि उनको इस बात का पता चले, इसलिए तुम्हें यहाँ पर सब कुछ संभालना है। मैं चला जाऊंगा। जीवन उसकी बात सुनकर सभी की तरफ देखता है। आन्या को उसके पहले करवा चौथ पर सभी बधाइयां दे रहे थे और आन्या भी बेहद खुश थी। जीवन अर्नव को देखते हुए बोला, पर ये भाभी का पहला करवा चौथ है, तुम्हें भाभी के साथ रहना चाहिए। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। अर्नव की बात पर जीवन ने अपना सिर हिला दिया। वो कुछ नहीं बोल पाया। अर्नव ने जीवन से कार की चाबी ली और बाहर की तरफ बढ़ गया। तभी आन्या की नज़र जीवन की तरफ जाती है, फिर जाते हुए अर्नव का तरफ डेविल इस वक्त कहा जा रहे हैं। वही जीवन को आजीविका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच कर ले जाती है। आजीविका को अपना हाथ पके देखकर जीवन बोला, क्या कर रही हो अज्जू, हाथ छोड़ो मेरा। आजीविका उसे लेकर अपने रूम में आती है और उसके हाथ को झटके से छूते हुए उसके सामने हाथ बांधकर खड़ी हो गई। तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूंगा, जीवन ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा। देखो ज्यादा नाटक मत करो,
तुम कथा के वक्त मुझे इग्नोर कर रहे थे, मेरी तरफ देखा तक नहीं किया। मैं क्यों देखूंगा तुम्हारी तरफ? हाँ, तो साबित हो गया ना कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जीवन उसकी बात सुन अपना सिर पकते हुए बोला, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर ये बात करने के लिए लाए हो? आजीविका ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं। तो फिर बताओ क्या बात है? वो तुम मुझे अपना मोबाइल दो। आजीविका ने अपना हाथ उसके सामने कर दिया। जीवन उसे एकटक देखते हुए बोला, पर क्यों? दो वरना देख लेना। आजीविका उसे आंखें दिखाते हुए बोली। तो जीवन के पास उसे मोबाइल देने के सिवा कोई चारा नहीं था, वो आजीविका को मोबाइल दे देता है। आजीविका ने उसका मोबाइल लिया और उसका व्हाट्सएप ओपन करके एक चैट निकाली और उसके चेहरे के सामने करते हुए बोली, ये लड़की कौन है? जीवन ने लड़की की चैट्स देखी तो आजीविका के हाथ से मोबाइल लेने के लिए लपकता है, पर आजीविका ने मोबाइल पीछे कर लिया और चैट्स पते हुए बोली, ये जो कोई भी है लिख रही है कि जीवन, आई मिस यू सो मच। तुम मुझे भूल गए हो पर मुझे तुम बहुत याद आते हो, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। जीवन ने आजीविका की तरफ देखते हुए कहा, तुम ये सब क्या कर रही हो अज्जू? मेरा मोबाइल वापस दो। जीवन उसके हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, पर आजीविका बेड पर चढ़ जाती है और मोबाइल को अपने हाथ के बीच दबाते हुए बोली, क्यों? क्या हरकत कर रही हूँ मैं? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? सीधा सा सवाल पूछा है, कौन है ये लड़की? जीवन ने आजीविका को घूर कर देखते हुए कहा, वो मेरी दोस्त है और तुम उसे अच्छी तरह जानती हो, स्नेहा का मैसेज है ये। स्नेहा? जीवन के मुंह से ये नाम सुन आजीविका के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ जाते हैं। ये तो वही है ना जो कॉलेज में तुम्हारे साथ थी? हाँ वही है। अब आपकी जांच पड़ताल हो गई हो तो मुझे मेरा मोबाइल वापस देने का कष्ट करे देवी। वहीं अब मोबाइल तो नहीं मिलेगा। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस लड़की के नंबर अपने कांटेक्ट में रखने की? और खबरदार, जो तुमने इसे रिप्लाई किया, कार में इसके ही मैसेज आ रहे थे और तुम्हें पता था कि ये मैसेज कर रही है, इसलिए तुम मुस्कुरा रहे थे। जीवन उसका बात सुन समझ रहा था कि आजीविका इस वक्त कितना जेलस फील कर रही है। वो गुस्से से आग बबूला हो रही थी और होती भी कैसे नहीं, आखिर उसके इमोशन जो खुल रहे थे। जीवन के पास आजीविका के मुंह से उसकी मोहब्बत कबूल करवाने का इससे अच्छा रास्ता कोई हो ही नहीं सकता था। वो आजीविका से बोला, तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही है? वैसे फिक्र मत करो, वो इतनी भी बुरी नहीं है। आजीविका ने अपनी जेलेसी छुपाते हुए कहा, मैं क्यों जेलस होने लगी? मुझे क्या है, तुम कुछ भी करो। तो फिर लाओ मेरा मोबाइल, मुझे स्नेहा के मैसेज का रिप्लाई करना है। जीवन ने उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ करते हुए कहा। आजीविका ने जीवन की तरफ देखा, फिर मोबाइल की तरफ। जावन अपनी आंखों के इशारे से उससे मोबाइल की डिमांड कर रहा था, पर आजीविका का मोबाइल देने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा, मुझसे मोबाइल लेकर उस स्नेहा का मैसेज करोगे और मुझसे सही से बात करने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास? उस पर कह रहे हो कि मैं जेलस हो रही हूँ? रुको तुम बंदर कहीं के। आजीविका मन ही मन अपने आप से बोली। जीवन ने आजीविका को इस तरह देखता हुआ पाया तो उसके सामने चुटकी बजाते हुए बोला, क्या तुम मुझे मेरा मोबाइल आज वापस कर दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल, लो ना। कहते हुए आजीविका ने मोबाइल जीवन की तरफ बाया, पर इससे पहले जीवन अपना मोबाइल पका पाता, आजीविका ने मोबाइल हवा में उछाल दिया, जिसकी वजह से मोबाइल फ्लोर पर गिर जाता है और अगले ही पल टूटकर बिखर जाता है। जीवन ने जब ये देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, वही आजीविका के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कुराहट आ जाती है। यह क्या किया तुमने अज्जू? मेरा मोबाइल तोड़ दिया। जीवन,
अपना मुंह खोलकर फ्लो की तरफ देखते हुए अपने मोबाइल के टुकड़ों को देखने लगा। तभी आजीविका बैग से नीचे उतारते हुए जीवन के गाल पर अपने हाथ रखते हुए बोली, जाओ कर लो अपनी स्नेहा को मैसेज। आजीविका इतना कहकर वहां से बाहर की तरफ निकल जाती है, जबकि जीवन आजीविका को जाते हुए देखता रहता है। फिर मोबाइल उठाते हुए उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट आ जाती है। जेलेसी। पर अगले ही पल जीवन परेशान होकर अपने आप से बोला, ऑफिस में अभी फायर वाला सीन कहीं ज्यादा ना बढ़ गया हो। अगर अर्नव को मेरी जरूरत होगी तो मुझे कॉल कैसे करेगा? इन मैडम ने तो मेरा मोबाइल ही तोड़ दिया है। कहते हुए जीवन वही बेड पर बैठ गया और अपने मोबाइल को वापस जोड़ने लगा। आजीविका अपने जीत में खुश होकर आन्या के रूम में आती है, जहां आन्या अर्नव के कपड़ों को सही से रख रही थी। आजीविका आन्या के पास आकर उसको अपने गले से लगाते हुए बोली, थोड़ा तो रेस्ट कर ले, कितना काम करती है। आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इन कपड़ों को तो रखना ही है। अरे यार, इसके लिए तो घर में सर्वेंट है ना, और निर्मला कई भी तो है, उनको बोल दिया कर, वो कर देगी। आजीविका उससे अलग होते हुए बोली। तभी आन्या ने हल्की सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा। आजीविका अपनी चेहरे यहाँ वहाँ घुमाते हुए आन्या से बोली, भाई कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए हैं? वो तो मुझे भी नहीं पता नहीं कहाँ गए हैं, आन्या ने मायूस होकर कहा। कॉल कर लेती उनको। फिर घड़ी की तरफ देखते हुए बोली, 9 बजे बज गए हैं, शायद 10 बजे तक चांद भी निकल आएगा। इस वक्त कहीं जाने की क्या जरूरत थी भाई को? आन्या ने हल्की स्माइल के साथ कहा, कोई जरूरी काम होगा इसलिए गए हैं, वरना ऐसे कभी नहीं जाते और वापस आ जाएंगे। मैंने कॉल किया था तो रिसीव नहीं किया, पर मैसेज आया था कि जल्दी ही घर आ जाएंगे। फिर आन्या बात बदल कर बोली, वैसे तू क्यों इतनी भड़की हुई है? मैंने अभी देखा तो जीवन पर काफी गुस्सा कर रही थी, क्या हुआ है? जीवन का नाम सुनकर आजीविका ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस उसकी हरकतों से परेशान हो गई हूँ। मेरे साथ अजीब बिहेव कर रहा है, कभी कहता है यहाँ मत बैठो, कभी कहता है कि तुम चाहे कुछ भी करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, कभी कहता है कि मुझे प्यार नहीं करता, और अब तो उस स्नेहा के मैसेज का जवाब भी देने लगा है। मैंने तो उसका मोबाइल ही तोड़ दिया, अब देखती हूँ कैसे जवाब देता है। आन्या आजीविका की बात सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, क्या तूने मोबाइल तोड़ दिया? पर क्यों? आजीविका को अभी कुछ देर पहले वाली सारी बातें याद आने लगती है और उसने सभी बातें बताना शुरू किया। पता है, उसके दोस्त है जिसका नाम है स्नेहा, कॉलेज में जीवन के साथ ही थी और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन मुझे वह लड़की बिल्कुल नहीं पसंद। और अभी उसका मैसेज आया था जीवन के पास कि उसे मिस कर रही है, याद कर रही है और पता नहीं क्या क्या। मैंने जीवन से कहा कि मैसेज का रिप्लाई नहीं करना है, पर उसने कहा कि उसे रिप्लाई करना है, तो मुझे गुस्सा आया और मैंने उसका मोबाइल तोड़ दिया। आन्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगी। तो तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? तुझे तो वैसे भी जीवन से कोई मतलब नहीं है, अब वो बेचारा तेरे पीछे अपनी जिंदगी तो खराब नहीं कर सकता ना। अगर कोई लड़की उसकी जिंदगी में आ रही है तो तुझे आने देना चाहिए। आन्या ने सीरियस होकर आजीविका की तरफ देखकर कहा। आन्या की बात पर आजीविका चिढ़ते हुए बोली, ऐसे कैसे आ जाएगी? मेरे होते हुए कोई भी लड़की उसकी जिंदगी में नहीं आ सकती। आन्या ने आजीविका की तरफ देखकर अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या तुम जेलेस हो रही हो? लगता है तुम्हें भी मोहब्बत हो गई है अज्जू। आजीविका ने जब ये शब्द सुने तो आन्या की तरफ हैरानी और सवालिया अंदाज से देखने लगी। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। आन्या की बात सुन आजीविका असमंजस से उसे देखते हुए बोली, प्यार? मुझे जीवन से प्यार कैसे हो सकता है? संपन्ना ने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम सोचती हो कि प्यार हो सकता है?
आजीविका की बात पर आन्या उसकी तरफ देखते हुए बोले, लेकिन जीवन तुमसे प्यार करता है और पूरे दिल से करता है। शायद तुम यह नहीं समझ पाई, संपन्न ने जो कुछ किया, तुम जीवन से उन चीजों की उम्मीद नहीं कर सकती, क्योंकि जीवन का प्यार सच्चा है, दिखावा नहीं। वही आजीविका को अच्छी तरह पता था कि उसके दिल में कहीं ना कहीं जीवन के लिए जज्बात है, लेकिन संपन्न ने जो कुछ भी उसके साथ किया था उसके बाद आजीविका चाहकर भी मोहब्बत के लिए अपने कदम नहीं बढ़ाना चाहती थी। एक बार दिल टूटने के बाद उसे अब मोहब्बत से डर लगने लगा था। उसे डर था कि कहीं उसके दिमाग में मोहब्बत को लेकर जो डर और गुस्सा पनप रहा है, उस गुस्से को आजीविका जीवन पर ना निकाल दे। आजीविका ने आन्या की हथेली को अपने हाथों में भर लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि मैं जीवन से प्यार करती हूँ या नहीं, लेकिन मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। आन्या ने भी उसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह वक्त सही नहीं था कि आजीविका जिन चीज़ों से उभरी थी, अभी उन्हीं चीज़ों के बारे में उसे बोलना और उन्हीं जज्बातों में उसे वापस डाल देना आन्या को भी सही नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ अर्नव जब सिंघानिया कंपनी पहुंचा तब उसे वहां पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां दिखाई दे रही थी। कार से बाहर निकलकर वरना अपनी बिल्डिंग को देखा है तो उसे पता चलता है कि उसकी कंपनी की 5th फ्लोर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, और वॉचमैन ने जब इन्फॉर्म किया तो फायर ब्रिगेड वाली टीम वहां पर पहुंच गई। अर्नव पुलिस इंस्पेक्टर के पास गया। पुलिस इंस्पेक्टर अर्नव के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने अर्नव से कहा, अर्नव 5th फ्लोर पूरी तरीके से जल चुका है, वहां पर शायद कोई सामान नहीं बचा होगा, इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी को पता भी नहीं। तभी अर्नव इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए बोला, लेकिन वहां पर तो कोई जाता ही नहीं है राघव, पूरा फ्लोर बिल्कुल खाली रहता है, तो फिर इतना बड़ा हादसा अचानक कैसे हो सकता है? शायद पानी की लीकेज हो गई होगी और कर्ट की वजह से ये सब। वो तो कल पता चल जाएगा, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। ये इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, इसके लिए तुम्हें रिपोर्ट लिखवानी होगी, क्योंकि मीडिया भी इस इंसिडेंट को कवर करने के लिए यहाँ पहुँच गई है। फिलहाल तो हमारे ऑफिसर्स ने उन्हें रोका हुआ है, वरना यहाँ पर अंदर आकर भी परेशान कर देती। सच में वहां पर मीडिया की भारी भीड़ थी और अर्नव को देखकर मीडिया रिपोर्टर्स पूरी तरीके से पागल हो रहे थे, धक्का मुक्की हो रही थी और साथ ही सवालों की बौछार हो रही थी। इंस्पेक्टर राघव के कहने पर अर्नव ने रिपोर्ट लिखवाई और इंस्पेक्टर राघव ने इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने ऑफिसर्स को काम पर लगा दिया था। यह कोई छोटी मोटी दुर्घटना नहीं थी। आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग में अचानक से इतना बड़ा एक्सीडेंट होना कोई छोटी बात नहीं थी, जिसकी भी लापरवाही की वजह से ये सब हुआ था उसके बारे में पता लगाना अब पुलिस का फर्ज था। वहीं इन सब के बीच में एक शख्स जिसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे, ऊपर से लेकर नीचे तक एक लंबा काला कोट और अपने चेहरे को पूरी तरीके से कर किया हुआ था, अर्नव को ही देख रहा था। अर्नव कुछ देर तक पुलिस के साथ इस बारे में बात करता है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहता है। अर्नव वापस अपनी कार के पास आकर जैसे ही अपने मोबाइल में टाइम देता है तो 10 बजे बजाने वाली थी। उसने आसमान की तरफ देखा तो चांद भी निकलने ही वाला था। अर्नव के सामने इंस्पेक्टर राघव खड़े थे। अर्नव ने उनसे कहा, अब मुझे घर जाना होगा और राघव तुम इस केस के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर लेना, क्योंकि आज से पहले कभी भी इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है और अगर किसी ने जानबूझकर यह सब किया है तो अर्नव सिंघानिया उसे छोड़ेगा नहीं। इंस्पेक्टर डाउनलोड के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे दुश्मन बहुत है, क्या पता किसी दुश्मन नहीं ये सब किया हो। फलों के दिमाग में फिलहाल तो किसी भी दुश्मन का जिक्र नहीं था सिवाय डेविड के, लेकिन डेविड अगर इंडिया में आता तो अर्नव को पता चल जाता। अर्नव ने अपनी गर्दन हिलाई और अपनी कार के अंदर बैठ गया। उसने कर स्टार्ट की और उसकी कार सड़क पर चल पड़ी।
अर्नव के मेंशन और कंपनी का रास्ता बहुत लंबा था। मेंशन से कंपनी आने में उसे करीब 45 मिनट का वक्त लगता था। उसने अपने आप से कहा, आज पहली बार एंजल का करवा चौथ है और मैं इतना लेट जाऊंगा तो वो पागल अपना व्रत भी नहीं खोलेगी। अर्नव अभी यह सब सो ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। अर्नव ने कान में लगे ब्लूटूथ का बटन दबाया तो कॉल रिसीव हुआ। सामने से कोई कुछ कहता उससे पहले ही अर्नव बोल पड़ा, सो सॉरी बच्चा, लेकिन एक जरूरी काम आ गया इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ तो फिक्र मत करो और अगर हो सके तो प्लीज़ अपना व्रत खोल लो क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए भूखी रहो। उसकी ये बात सुनकर सामने से आन्या बोली, अगर आप भूल रहे हैं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, व्रत सिर्फ मेरा नहीं आपका भी है और मैं आपके बिना व्रत नहीं खोल सकती। अगर व्रत खोलेंगे तो हम दोनों साथ में व्रत खोलेंगे। वही अर्नव उसकी जिद देखते हुए बोला, प्लीज़ बच्चा ऐसा मत करो, मुझे देर हो जाएगी आने में और तुम तब तक भूखी रहोगी। आन्या उसकी बात काटते हुए बच्चों की तरह जिद करते हुए बोली, मैंने कह दिया ना आपके बिना यह व्रत नहीं खोलूंगी, मतलब नहीं खोलूंगी। अगर आपको नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तब तक भूखी रहूंगी जब तक आप वापस नहीं आ जाते। अर्नव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बाबा, जैसा तुम चाहो। कभी पत्नी से कोई जीत पाया है जो मैं जीत जाऊंगा, भले ही मैं अर्नव सिंघानिया हूँ लेकिन तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। आई लव यू। आन्या भी सामने से बोली, आई लव यू टू। अर्नव के फेस पर स्माइल आ जाती है और आन्या भी तुरंत ही कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद अर्नव ड्राइव कर रहा था। आज जो सड़क पर ज़्यादा गाड़ियां नहीं चल रही थी, तभी अचानक एक बड़ा सा ट्रक अर्नव को अपने बराबरी में चलता हुआ दिखाई दिया। उसने एक नज़र ट्रक की देखा और फिर अपनी कार ड्राइव करने लगा। तभी उसे अपने लेफ्ट हैंड साइड में भी एक बड़ा सा ट्रक चलाते हुए दिखाई देता है। दोनों तरफ दो ट्रक और बीच में अर्नव की कार। अनु को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने अपनी कार की स्पीड बढ़ा दी, पर जैसे ही टर्न लेने को हुआ तभी एक बड़ा सा ट्रक उसके सामने आ गया। ये सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि अर्नव को संभालने का मौका ही नहीं मिलता। अर्नव की कार और उस ट्रक की जबरदस्त टक्कर होती है, जिसके बाद अर्नव अपने आप को संभाल नहीं पाता और कार का शीशा टूट जाता है। वही अर्नव कार के शीशे से निकलकर बाहर आ जाता है। अर्नव के चेहरे पर बहुत सारे कांच छुप गए थे और अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसने अपनी अधूरी आंखों से सामने की तरफ देखा तो तीनों ट्रक उसकी कार को घेर कर खड़े थे। वो इतना ही देख पाता है और अगले ही पल उसकी आंखें बंद हो जाती है। तभी अर्नव की कार के पीछे एक और कार चल रही थी जो कि ब्लैक कलर की मर्सिडीज थी। उसे मर्सिडीज में से एक शख्स निकलता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि वही था जो कि सिंघानिया कंपनी के बाहर खड़ा होकर अर्नव को ही देख रहा था और अर्नव को पता भी नहीं था कब से वो शख्स उसका ही पीछा कर रहा था। वो शख्स कार से बाहर निकलता है। उसका चेहरा कोई भी देख नहीं सकता था क्योंकि उसने अपने चेहरे को पूरी तरीके से कवर किया हुआ था। कार से बाहर निकालकर वह शख्स अर्नव के पास आता है और अर्नव के चेहरे की तरफ देखा है। उसने अर्नव को गौर से देखा और उसकी आंखें छोटी हो गई, जिसे देखकर पता चल रहा था कि वो अर्नव को देखकर बहुत खुश है। उस शख्स ने अर्नव को कार से बाहर निकाला और अर्नव को अपने कंधे पर लादकर उसे अपनी कार के पास लेकर आता है। उसने कार का दरवाज़ा खोला और अर्नव को कार के अंदर डाल दिया और फिर अपनी कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद तीनों ट्रक वाले भी वहां से चले जाते हैं और साथ ही अर्नव की उसे टूटी हुई कार को भी आग लगाकर वहां से निकल जाते हैं। इस वक्त अर्नव की कार आज की बड़ी बड़ी लैपटॉप में झुलस रही थी। वही सिंघानिया हाउस में सभी का व्रत खुल चुका था, लेकिन आन्या अभी भी टेरेस पर चेयर पर बैठी सभी को देख रही थी। उसके पास आजीविका भी बैठी थी।
तभी आन्या की तरफ देखते हुए आजीविका बोली, क्या कहा? भाई ने कब तक आएंगे? क्या तुम्हें आज भूखा ही रखने का इरादा है? मैंने तो पहले ही कहा था कि उनको कहीं जाना नहीं चाहिए था। देखो ना, चांद भी आ गया और सभी ने व्रत भी खोल लिया। यह मोहल्ले की आंटी भी अब तुम्हें क्या क्या कह रही है? इनका मुंह देखो। मेरा मन कर रहा है कि अभी इसी वक्त इन सभी को बाहर फेंक दूं। आन्या उसकी बात सुनकर उसे रोकते हुए बोली, अरे रुक जाओ गदाधारी भीम, उन्होंने कहा है कि कुछ देर में आ जाएंगे। वैसे इसमें डेविल क्या गलती है? काम आ गया, चले गए और लोगों का काम है कहना। आजीविका ने अपने गर्दन हिलाए और अपने आप से बोली, इस लड़की को कुछ भी समझने का कोई फायदा नहीं है। इसके हिसाब से दुनिया बहुत अच्छी है। तभी आजीविका की नज़र एक कोने में खड़े जीवन पर जाती है, जो कि अपने मोबाइल को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे अर्नव की फिक्र हो रही थी। वो अर्नव को कॉल करना चाहता था, लेकिन उसका मोबाइल आजीविका की बदौलत टूट चुका था। तभी जीवन के चेहरे के सामने एक मोबाइल आता है। जीवन अपनी नज़र उठाकर देखता है तो आजीविका खड़ी थी। आजीविका ने एटीट्यूड के साथ कहा, अगर तुम्हें मोबाइल की नीड है तो मेरा रख लो, कल मैं तुम्हें नया मोबाइल दिला दूंगी। तभी जीवन ने गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने आप ले लूंगा। तुम अपना मोबाइल अपने पास रखो। क्या ज़रूरत थी तुम्हें मेरा मोबाइल तोड़ने की? अभी पता है मुझे अर्नव को कॉल करना है और तुम्हारी वजह से मैं उसे कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आजीविका ने मुंह बनाया और अपने आप से बोली, अगर मेरे सामने किसी और लड़की का जिक्र करोगे तो तुम्हें भी तोड़ दूंगी। ये तो सिर्फ मोबाइल था। हालांकि इसकी यह बात जीवन में सुन ली थी, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वही आन्या को देखकर कौशल्या जी की एक दोस्त उनसे बोली, लगता है आपकी बहू का पहला करवा चौथ ही खराब जाने वाला है। अभी तक अपने पति का इंतजार कर रही है, लेकिन अर्नव का कुछ पता ही नहीं है। कौशल्या जी को उनकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो बोली, मेरे बेटे को मेरी बहू से बहुत प्यार है और कोई जरूरी काम होगा, इसलिए वो अपने ऑफिस गया है। कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। नीलम जी ने कौशल्या जी की बात सुनकर फीकी सी स्माइल पास कर दी। वही कौशल्या जी सभी को एक्सक्यूज मी कहकर आन्या के पास आती है और आन्या के सिर पर हाथ रखती है। आन्या ने अपनी नज़रें उठाकर कौशल्या जी की तरफ देखा। उसका चेहरा पूरी तरीके से उतर गया था। कौशल्या जी भी यह नोटिस कर रही थी। उन्होंने कहा, क्या हुआ बेटा, तुमने अर्नव से बात की? कहाँ है वो? आज जाने दो घर पर, मैं उसे बताती हूँ। आन्या अपनी गर्दन हिलाते हुए विनम्रता से बोली, नहीं मन, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जरूरी काम आ गया था इसलिए उन्हें जाना पड़ा। वही कौशल्या जी को गुस्सा आता है। उन्होंने कहा, ऐसा भी कौन सा जरूरी काम था जो अपनी नई नवेली दुल्हन को पहले करवा चौथ पर छोड़कर जाना पड़ा? तुम भले ही उसे बचाने के लिए कुछ भी कहो, लेकिन आज उसे बहुत डांट पड़ने वाली है। अभी कौशल्या जी अर्नव पर गुस्सा कर ही रही थी कि तभी आन्या का मोबाइल रिंग करने लगता है। आन्या ने देखा किसी अननोन नंबर से कॉल है। एक पल के लिए उसका मन कर रहा था कि कॉल रिसीव ना करे, लेकिन अगले ही पल उसने कॉल रिसीव किया और सामने से कुछ ऐसा कहा गया जिसे सुनकर आन्या के हाथ से मोबाइल छटकर नीचे गिर जाता है और उसकी आंखें आंसुओं से भर आती है।